So yesterday's class we have completed about the heat, temperature. ठीक है. Today we are going to search temperature क्या होता है. What is the difference between temperature and heat? What is the difference between temperature and heat? What is right to say, heat or temperature? Temperature. So temperature is the measure of heat. है. तो heat actually energy है, form of energy is heat, और उसका हम जो मेजर लेते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. एनीवे वॉट एवर इट इज, क्योंकि हम तो मेजर करके लिखेंगे यहाँ पे, तो इसलिए अपन ने उसको उस फॉर्म में लिखा है. ठीक है. एंड वो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है अर्थ के ऊपर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स? डिक्रीजेस, कम होता है, कम होता जाता है. बोथ द पोल्स जो है टेम्परेचर वो मतलब परमाफ्रोस्ट कंडीशन में, दैट इज परमानेंटली मतलब 0 डिग्री से कम है. तो वहां पे और इक्वेटर पे हम देखेंगे तो सन की प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो इक्वेटर के आसपास ही रहती है. तो दैट मीन्स द इक्वेटर इज द हॉटेस्ट प्लेस. ठीक है. इक्वेटर इज द हॉटेस्ट प्लेस. एट द ऑन द अदर हैंड जो पोल्स है वहां तक जाते जाते जो है टेम्परेचर कम होता चल जाता है. ठीक है. At another experience what we have, that is as we go from plains to the hills. ठीक है. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे टेम्परेचर कम हो जाता है. अगर आप कभी फ्लाइट पे गए हो तो वहाँ लिखा हुआ आता है आउटसाइड टेम्परेचर एंड इनसाइड टेम्परेचर. नंबर ऑफ प्लेस जहाँ पे स्क्रीन लगी रहती है वहाँ लिखा हुआ आता है व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड एंड व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड. तो जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता चल जाता है. ठीक है. और जैसे हम जमीन पे आते हैं टेम्परेचर, और ये तो गलत है ना, ये तो गलत है. सन की रेस तो ऊपर ज्यादा होती है, नीचे कम होती है. फिर नीचे गर्मी क्यों और ऊपर क्यों नहीं? ऊपर ठंडा क्यों? सोच के बताओ. सर वो अर्थ ऐसे ओरिएंटेड होती है अपने एक्सिस पे, जिसकी वजह से वहां पे जो सनरेज होती है. नहीं, देखो मेरा प्रश्न समझो आप. ये हमारा अर्थ है. ओके. सो दिस इज द अर्थ, है ना. चलो इसको भी ले लेते हैं, प्लेन लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको तो मान लीजिए ये सरफेस है ना. हम यहाँ पे रहते हैं ग्राउंड पे. तो ग्राउंड पे से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस. अगर हम यहाँ से जो है करीब 800 मीटर, 800 फीट, 400 फीट, 300 फीट ऐसे जो बोलते हैं ना, फ्लाइट पे अपन जाते हैं, तो फ्लाइट यहाँ पर है, एरोप्लेन आपका यहाँ उड़ रहा है. तो जब एरोप्लेन यहाँ उड़ रहा है तो एरोप्लेन के अंदर जो है जो टेम्परेचर है वो बता रहा होता है कि आउटसाइड टेम्परेचर, दैट इज जो जस्ट आउटसाइड है, वहाँ का टेम्परेचर इज समवेयर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस. तो वहाँ 8 डिग्री क्यों है और नीचे 23 डिग्री सेल्सियस क्यों है? जबकि सन तो यहाँ के लिए पास रहेगा, सन की रेस तो यहाँ पे पास रहेगी और यहाँ तो बहुत दूर हो गई. तो यहाँ तक आते आते तो बल्कि हीट कम हो जानी चाहिए, जबकि नीचे तो हीट ज्यादा है और ऊपर तो हीट कम है. सर वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता होगा शायद. प्रेशर डिफरेंस नॉट एग्जैक्टली. एक्चुअली क्या है, जो बादल रहते हैं वो मतलब फ्लाइट होती है ना, वो जनरली बादलों के ऊपर चलती है. तो एक ब्लैंकेट सा ये क्रिएट कर देते हैं, जो जो सनरेज इसको क्रॉस करके अंदर आ गए वो यही घूमती रहती है. तो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. और फ्लाइट इज अबाउट द क्लाउड्स. ठीक है. तो एक तरह से जो जो ग्रीन हाउस के लिए जो क्लाउड बना रहे हैं वो यहीं पे बन रहा है, और उस कारण जो हीट जो यहाँ से निकल करके आए वो यहाँ पे टकरा करके, तो ये इलाका जो है वो ज्यादा गर्म रहता है. रिफ्लेक्टेड हीट इज समवेयर कलेक्टेड ओवर हियर. ऊपर जो है वो केवल डायरेक्ट हीट ही आ रही है. तो दैट इज द रीजन. ठीक है. सो ये थर्मस फ्लास्क वाला इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. यू मस्ट स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. चलिए आज हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर. So water क्या है? Next to the temperature, water is the most important factor. We have seen that is the human civilization is always towards the source of water. जहाँ पे भी नदी वदी होंगे उसके आसपास ही जो है पानी, मतलब सिविलाइजेशन हमेशा सेटल हुआ है. कोटा हमारा खुद का
है ना। नगर सेठ जो था कोटा का, वो तो बूंदी में रहने वाले थे, है ना, और उन्होंने वो कोटिया भील था उनको एक जगह दे दी कोटा, और वो बूंदी तो छोटा सा रह गया और कोटा इतना फैल के इतना बड़ा बन गया। ठीक है, वाई? बिकॉज कोटा हैड एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ वाटर। वो जो उस जमाने में वहां रहते थे तो बूंदी में मेवाड़ के लोग, तो उन लोगों के लिए सेफ्टी बहुत बिग इश्यू, तो वो लोग पहाड़ों के बीच में रहे वहां पे तक, मतलब कोई आसानी से अटैक नहीं कर सकता था कोटा में, सिंस इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी हिल्स सच। बट यहाँ पे जो है वो नदी थी, और नदियों में क्या है, यहाँ पे आसपास का इलाका जो था बीहड़ था, तो वहाँ डाकू वाकू ज्यादा होते थे, तो दैट इज वाई जो किंग्स थे वो बड़ी आसानी से यहाँ रहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वो एक उनका सेनापति था उसको एक जगह दान में दे दी कि जाओ तुम कोटा में रह लो, तुम जीत गए उसके। तो वो जब यहाँ पर आए, यहाँ रहने लगे, तो इन लोगों की ज्यादा अच्छी फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी वॉज बेटर, वाटर इज अवेलेबल, कन्वीनियंस फैसिलिटी वॉज बेटर, तो और नदी के रास्ते चल जाओ बहुत सारे। तो हमने देखा कि हमेशा ह्यूमन सेटलमेंट जो है, दे वर ऑलवेज क्लोज टू द वाटर। मोर एवर, अगर हम कोई दो लैंड को कंपेयर करें, एक नदी या तालाब के आसपास का इलाका कंपेयर करें, और एक जो है मतलब दूसरी कोई जगह जहाँ पे आसपास कहीं पानी का सोर्स नहीं है, उसको कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज अवे फ्रॉम द वाटर सोर्स, वो मेनली से फॉर एग्जांपल 70 स्पीशीज हो गई, 80 स्पीशीज हो गई, या 100 स्पीशीज हो गए। बट इफ यू सी अराउंड द वाटर बैंक, जहाँ पे भी नदी तालाब या पॉन्ड या पूल या लेक वगैरह है, उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो वहां पे मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रोवर्म्स एक्सेट्रा यू विल फाइंड। सो पानी के आसपास जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती है वो ज्यादा रहती है, तो जो इकोसिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। So this clearly says that the water is very important factor for the distribution of animals and plants. ठीक है, प्लांट्स भी तो हमने पढ़ा है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा तो खैर मिलते ही पानी में है, और ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा हमेशा पानी के आसपास ही मिलते हैं। रीजन हमने क्लियरली पढ़ा था, क्योंकि उनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए पानी जरूरी था, भले भाई एक बूंद पानी हो लेकिन जरूरी तो था। ठीक है, तो वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो दे आर ऑल्सो फाउंड क्लोज टू द वाटर बॉडीज। ठीक है, अदर प्लांट्स ऑल्सो, जो सीजनल प्लांट्स वगैरह हैं, उनको सबको पानी चाहिए होता है, तो जरूरी नहीं है पानी हमेशा नदी तालाब से, झील या लेक से ही आए। पानी तो बारिश से भी आता है, पानी तो दूसरे सोर्स से भी आ सकता है। इट मे बी सम प्लेसेस विच आर ऑलवेज ह्यूमिड, सम प्लेसेस विच आर एट द कोस्टल रीजन जो है, वहां पर आपको हमेशा ही जो है मॉइस्चर इतना ज्यादा मिलेगा, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा मिलेगी, भले बारिश ना हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल सपोर्टिव टू द लाइफ। तो देखिए, नेक्स्ट टू द टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये तो बात हम मानते ही हैं कि लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुई है, पानी में हुई है। क्लास क्या कहते हैं, इसी क्लास में 7 चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं। देखिए, एक चैप्टर छूट जाता है ना, तो कितनी जगह पे काम आता है। तो चैप्टर 7 जब हम पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो वहां हम पढ़ेंगे मतलब कि जो लाइफ है वो पानी में इवॉल्व हुई है ना। शुरू की जितनी भी फॉर्म, अगर हम वैसे भी मैं आपको काउंट कराऊं कि जो लोवेस्ट फॉर्म, द ओल्डेस्ट फॉर्म है वो कौन है, मोनेरा। मोनेरा कैन लिव ओनली इन वाटर और सराउंडिंग वाटर। ठीक है, फिर आपको प्रोटिस्टा मिलेगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह करते हुए जितने भी है, प्रोटोजोआ एंड ऑल एल्गी जितने भी हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिल रहे हैं, वो भी पानी के अंदर ही मिल रहे हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर एल्गी हो, चाहे स्लाइम मोल्ड्स हो, चाहे वो प्रोटोजोअन्स हो, वो सबके सब कहाँ मिल रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं। ठीक है, फंगाई को छोड़ दीजिए, फंगाई पानी से बाहर निकल करके आ गए। और अगर हम एनिमल्स की बात करें या लोअर प्लांट्स की बात करें, तो लोअर प्लांट्स में थैलोफाइटा पानी के अंदर मिल रहे हैं, दे आर टोटली फाउंड इन वाटर। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जो है, नाम तो सुने में ना आपने, कुछ कुछ लग तो रहा है ना आपने सुना है इनको। तो ये ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जो Yes, है, sir. they are found around the water। हमने पढ़ा था, these are the amphibian plants because though they live on the land but for water is required for their reproduction, है ना। और उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स के अंदर आप देख लीजिए, पोरीफेरा, पोरीफेरा पानी के अंदर। ठीक है, सिलेंट्रिटा पानी के अंदर, टीनोफोरा पानी के अंदर, टीनोफोरा पानी के अंदर, प्लेटिलमेंथीज एंड एस्केलमेंथीज, either they are worms which are living in the body which are surrounded by water, or they are पैरासाइट, और अगर वो वर्म्स है तो वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आए नेक्स्ट एनेलिडा, वो भी मॉइस्ट सॉइल के अंदर या पानी के अंदर मिल रहे हैं। तो ये सबके लिए पानी जरूरी है। आर्थ्रोपोड वाज द फर्स्ट एनिमल व्हिच हैव कम आउट ऑफ द वाटर, जिन्होंने कहा हमें पानी की जरूरत नहीं है। उनमें भी एक दोबारा चले गए अपने मायके घर। ठीक है, वो दैट इज
क्रस्टेशियंस, तो क्रस्टेशियंस आर सच आर्थ्रोपोड्स जो आर्थ्रोपोड होते हुए भी पानी के अंदर चले गए, ठीक है, जिसमें क्रैब्स एंड प्रॉन्स वगैरह आते हैं। तो ये आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट अडेप्टेड एनिमल्स व्हिच कैन लिव आउट ऑफ द वाटर। लैंड के ऊपर रहने के लिए सबसे अच्छे से डेवलप थे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक खास चीज मिल रही थी, उस चीज को हम कहते हैं व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच मेक द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स? सो कैल्शियम कार्बोनेट? नॉट एग्जैक्टली, और सोचिए, what is the substance will make the cell wall of the fungi? वो कैल्शियम कार्बोनेट उसने बोला, तो मैं फॉर्मूला बता दूं। ये वर्ड याद है आपको? CHITIN, यस सर। Titan. हाँ, so the exoskeleton of the insects are made, insect क्या मतलब, all the arthropods are made up of chitin, और chitin जो है वो टोटल मतलब उसके थ्रू पानी नहीं जा सकता है ना। तो इसने जो है एनिमल्स की बॉडी को जो है बिल्कुल, मतलब जो आर्थ्रोपोड्स है उनकी बॉडी को बिल्कुल ऐसा सूटेबल बना दिया कि जो पानी उनकी बॉडी के अंदर है वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, और बाहर का पानी अंदर भी नहीं आएगा एट द सेम टाइम। एंड दे आर ऑल्सो हाईली अडेप्टेड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस इन द एक्सक्रीशन। तो माइल्फिजियन ट्यूब्यूल मिलती है उनके अंदर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये सारी चीजें देखिए, मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं और हम पढ़ाना कहाँ पहुंच जाता हूँ मैं आपको, है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियली जितनी भी लाइफ बनी थी वो सब पानी के अंदर थी, शुरू की जितनी भी फॉर्म्स है, ठीक है। तो ऑल द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ वर एग्जैक्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड दे आर फाउंड अराउंड द वाटर, है ना। तो इनफैक्ट द लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन द वाटर एंड इट्स unsustainable without water. Its availability is so limited in the desert that only special adaptation makes it possible to live there. Special adaptation. अब ये adaptation आपके प्रैक्टिकल में है? वो कैमल है, जैसे कैमल के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन मिलता होगा, जो कि अगर 2-3 अडेप्टेशन तो आप बता ही सकते हैं मुझे। मैं प्रैक्टिकल लेने के लिए गया वहाँ एक स्कूल में, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कैमल में ऐसे क्या क्या अडेप्टेशन मिलते हैं जो कि उसको डेजर्ट में रहने के लिए सूटेबल बनाते हैं। तो बच्चों को ये नहीं पता। मैंने कहा कितने टाइम से आप राजस्थान में रह रहे हैं? राजस्थान में रह रहे हैं और आपको कैमल के बारे में नहीं पता, व्हाट इज द सेंस। तो कैमल में ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशन है जो आप सोचते हैं कि मतलब उसको वो डेजर्ट में रहने के लिए सूटेबल बनाता हो? सर उनके पास वो वाटर सेव करने के लिए नेक में कुछ होता है ना? ये तो अपन बचपन में पढ़े हैं, ऐसा होता है वैसे। सर वाइड फीट है सर, चौड़े पाँव, चौड़े पाँव, चौड़े पाँव, ठीक है, सर मिट्टी में चलने के लिए। चौड़े पाँव है, ठीक है, अच्छी बात है। और देखिए लंबी गर्दन है, सो दैट वो ऊंचे पेड़ों की डालियां खा सके, ठीक है। पैडेड फीट है, आपके सामने बना दिया मैंने चित्र ऐसे, है ना। उसमें हम्प रहता है जिसके अंदर वो फूड स्टोर करके रख सकता है। उसकी बॉडी पे वूल मिलते हैं। वूल से क्या फायदा है? वूल जो है बाहर की हीट, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा, तो बाहर की हीट को भी अंदर भी नहीं आने देगा। इट्स अ टू वे, नो। अगर आप गर्मियों में कोट पहन लेंगे तो कोई पहनते ही है ना। अब बेचारे वकील लोग हैं, उनकी मजबूरी है, वो अंग्रेजों के चमचे जैसे अंग्रेज पहनते थे वैसे वो पहन के घूम रहे, है ना। 2-3 जगह है जहाँ पे अंग्रेजों के नियम अभी भी वैसे के वैसे चल रहे हैं, फुल व्यवहार, है ना। जो 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 सेट करके वही हम चला रहे हैं। वो तो अंग्रेज थे यार, उन लोगों को क्या, वो बनावटी लोग थे। हम लोग तो कम से कम सोच समझ के काम कर सकते। तो वो आर्मी वाले दे आर ठेठ अंग्रेज, वो जैसा वो अंग्रेज सेट करके गए थे। मतलब इवन इफ यू सी देयर राशन, उनको अभी भी वही चीज बटर एंड ऑल वो मिल रहा है। अरे यार ठीक है, इंडियन हो भैया, रोटी खाओ, दाल की रोटी खाओ, पराठे खाओ, चलो हटाओ, अपने को क्या करना। और वो जुडिशियल सिस्टम अभी भी अंग्रेजों वाला सिस्टम, वही कोट वोट पहन करके बैठ। और रेलवेज अभी भी वो बेचारा टीटी गार्ड वार्ड सब अभी भी कोट पहन के घूम रहे हैं, सर्दी गर्मी बारिश। एनीवे, कोट अगर हम पहन लेते गर्मी में तो कोई नुकसान नहीं कर रहा। वाई? क्योंकि कोट जो है वो एक लेयर बना रहा है जिसने अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, तो बाहर की हीट को अंदर भी नहीं आना। तो अगर आप ठेठ गर्मी में जहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर है, आपने कोट पहन रखा है, तो बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी आप, ठीक है। तो वही हाल यहाँ पर है। उसकी बॉडी पे वूल है, वूल इज कवरिंग द एंटायर बॉडी, सो इट इज नॉट लेटिंग द एक्सटर्नल हीट टू कम इन, ठीक है।
तो इसमें कई सारे ये आई लैशेस बनाई है मैंने, जबरदस्ती बनाई है, आंखें तो बनाई नहीं। तो आई लैशेस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि भाई वो जो है वो क्या नाम से बाहर की मिट्टी अंदर, तो यहाँ स्पेशल अडेप्टेशन मिल रहे हैं कैमल के अंदर। अब जरूरी नहीं है कैमल इज द ओनली या ऑल द एनिमल्स आर ऑफ कैमल टाइप। देयर आर सम एनिमल्स लाइक स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन एंड रेप्टाइल जैसे स्नेक वगैरह काफी मिलेंगे हमको डेजर्ट में। तो वो सब जो है हिडन रहते हैं, दिन भर वो छुपे रहते हैं कहीं ना कहीं झाड़ियों के अंदर या बिलों के अंदर जहाँ पे हीट नहीं पहुंच रही, और रात में बाहर निकल के आएंगे तो वो नॉकटर्नल एनिमल बन गए। ठीक है, फिर कुछ और एनिमल्स होंगे जो कि एक नैरो रेंज के अंदर रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे रहेंगे जहाँ पे कि ज्यादा हीट अफेक्ट नहीं करते, जैसे अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज और इन द बरोज एंड ऑल। तो इन लोगों में कुछ खास अडेप्टेशन होंगे। वो अडेप्टेशन फिजिकल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकते हैं बॉडी के खुद के, या फिर वो बिहेवियरल अडेप्टेशन हो सकते हैं कि वो अपना बिहेवियर ऐसे बनाते हैं कि दिन में जाना ही नहीं पा, रात में निकलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरह के अडेप्टेशन है। सेम वे अगर आप रेगिस्तान में, मतलब जितने भी हमारे जो भारत का जो सारा पैसा है ना, उसका 70 to 80% मनी जो है वो मारवाड़ियों के पास है। और मारवाड़ी कहाँ है? 70 to 80% मनी जो है वो राजस्थान का, वो मारवाड़ियों के पास है। मारवाड़ी कहाँ के हैं? ओशेखावटी मारवाड़ी इलाका, वही जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और वो जो इलाका है, सारे पैसे वाले वहीं के निकले हुए हैं। अगर आप गिनने शुरू करेंगे तो सारे जितने भी पैसे वाले हैं वो सब वहीं के हैं, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो सिंघानिया हो, चाहे वो क्या कहते हैं, ये अडानी अंबानी को छोड़ दीजिए, ये अभी आए। फिर ये भी गुजरात, जब हम मारवाड़ी कहते हैं तो वो यहाँ से लेकर के गुजरात तक का इलाका पूरा आता है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को मारवाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो वहां पे रह रहे हैं डेजर्ट में, एंड देयर लाइफस्टाइल इज वेल अडेप्टेड टू लिव देयर। उनके कपड़ों में आपको कोई ज्यादा फैशन नहीं मिलेगा, वही सफेद कपड़े। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े मोस्ट सूट करते हैं डेजर्ट में रहने के लिए। अगर वो कलर्ड कपड़े पहनेंगे ऐसे डार्क वाले तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो उनके कपड़े सस्ते पड़ेंगे। तो उनकी लाइफ ऐसी थी सालों से, देवर ईटिंग वही वो मंगोड़ी। अब तो खैर टाइम चेंज हो गया, अब तो आपको मतलब कोई भी चीज कहीं पे मिल जाती है। दे आर इवन गेटिंग वेजिटेबल्स। एंड फिर इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद तो जो शक्कर नक्शा ही बदल गया वहाँ का। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन टिल क्या कहते हैं अर्ली 70 मिड 70 तक, तब तक वहां पे जो है कोई ज्यादा सोर्स नहीं थे, तो ये लोग बाहर चल जाते थे काम करने के लिए, औरतें ही रहती थी घरों में बस। तो जो किस्सा आपने पढ़ा ना, कौन सा वो है खेजड़ी वाला, हाँ खेजड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला, तो वो केवल औरतें ही औरतें थी गाँव में, सारे आदमी तो बाहर काम। इनको आसामीज कहते हैं क्योंकि आसाम और उस इलाके में चले गए थे बिजनेस करने। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दे आर वेल अडेप्टेड, चाहे वो बिहेवियर वाइज अडेप्टेशन हो, चाहे वो जो है मतलब उनका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो। तो बिना उसके वो नहीं रह सकते। तो यहाँ लिखा है कि विदाउट स्पेशल अडेप्टेशन दे कैन नॉट सर्वाइव देयर। ठीक है, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स इज यूजुअली हेवीली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट ऑन वाटर। जानते हैं फोटोसिंथेसिस बिना प्लांट के हो सकता है क्या? अरे जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया वो भी जानता है पेड़ों को पानी पिलाना है। क्यों पिलाना है? सब वो तो पानी पियेंगे तभी फल देंगे। भले उसको लॉजिक नहीं पता हो कि पानी कर क्या रहा है, वो तो हमको भी नहीं पता। वो हमको भी नहीं पता था 10th क्लास में हमने पहली बार पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें वाटर जो होता है वो ब्रेक होता है, स्प्लिट ओपन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। ठीक है, तो वो हमने वहां पे पढ़ा। उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि वाटर का क्या रोल है। बट प्लांट्स आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन वाटर। यू माइट थिंक दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स do not face water related problem, but it is not true। ये क्या मतलब? वो पानी के अंदर रह रहे हैं फिर भी उनको पानी की प्रॉब्लम है। डू यू थिंक सो? ऐसा भी होता है क्या? यस सर। हाँ बताओ। यस सर। कैसे होता है? सर वो सॉल्ट की वजह से सॉल्टी वाटर थोड़ी पी तो सकते कुछ हैं। जरूरी नहीं है सोल्ट वाटर हो जाए, सॉल्ट वाटर तो है ही अपने आप में। इस तरह बैठो तो तुम्हें दिखेगा तो लिखता हूँ है। ओके, तो ये जैसे लेक है, लेक वाटर है, वहां पे मान लीजिए 99.5%, 99.7% वाटर है। तो 99.5 से 99.7% वाटर है, उसके अंदर यहाँ एक फिश घूम रही है। फिश के अंदर कितना है पानी? फिश के अंदर पानी है 70%। तो नेचुरली वाटर विल कीप एंटरिंग इन इट्स बॉडी। सब तरफ से पानी उसकी बॉडी के अंदर घूमेगा। लास्ट जब मर जाता है ना कोई आदमी पानी में डूब के, तो 3 दिन बाद फूल के आता है एकदम,
ऐसा कहते हैं 3 दिन बाद फूल जाता है, मतलब फूलता और तो क्या है एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज इट, 3 डेज। तो वैसे हमारी जो स्किन होती है ना वाटर इम्परमेबल है, क्योंकि तो डेड है ना, मिलानी नहीं इसके अंदर, तो ये पानी को ऐसे घुसने नहीं देता है। लेकिन नाक के अंदर, मुंह के अंदर, है ना, तो ये जगह तो है, यहाँ से तो पानी अंदर घुसेगा, और वहां पे तो लिविंग सेल्स है, तो वहां से एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी तेजी से अंदर घुस रहा है फ्रॉम द 95 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। फिश की बॉडी में भी ऐसे ही है, वैसे तो पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, भगवान ने ऐसा बनाया स्केल वेल लगा करके एकदम पैक कर दिया ताकि बाहर से पानी नहीं जाए, फिर भी पानी तो पानी है, वो तो जाएगा ही जाएगा। यू कैन नॉट मेक द बॉडी 100% इम्परमेबल, कोई वैक्स की थोड़ी बना सकते हैं हम कवर करके। मछली को बनाया, वैक्स के अंदर डुबोया, निकाल के वहां छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है, गिल्स तो है उसके अंदर, तो वो गिल्स में से पानी अंदर घुस जाएगा, मुंह में से पानी अंदर, वो तो फिर लगातार ही पानी पीती रहती है मछली, पीती नहीं है एक्चुअली, वो पानी मुंह से लेती है और गिल से बाहर निकाल, तो उनकी बॉडी में पानी घुसेगा। अब ना एक्सेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए क्या है उसके अंदर, एक्सेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए उसके अंदर किडनी है, ठीक है। लेकिन जब किडनी पानी को निकालती है तो एट द सेम टाइम उसके साथ सॉल्ट भी निकल जाता है, तो सॉल्ट तो बहुमूल्य है उनके लिए। सो देन एक्सेस ऑफ मतलब जो रिक्वायर्ड सॉल्ट है वो उनको लेना पड़ता है थ्रू देयर गिल्स। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई पानी में रहते हुए भी। नाउ ऑन द अदर एंड अगर वो सी फिश है, तो सी फिश के लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पानी जो है, जो सी वाटर है वो 35% सॉल्टी होता है, ठीक है, और मछली जो है उसकी बॉडी में 70% ही वाटर है, मतलब 30% ही सॉल्ट है उसके अंदर। इसकी बॉडी में सॉल्ट कितना है 30%, उधर कितना है 35%, तो क्या होगा नेचुरली पानी बॉडी से बाहर जाने लगे। सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर दे ड्रिंक वाटर। अब जब वो पानी पीते हैं तो सॉल्ट आ जाता है खूब सारा। किडनी तो पानी तो निकाल सकती है लेकिन सॉल्ट उतना नहीं निकाल पाती है। इट कैन एलिमिनेट ओनली वेरी मतलब फ्रैक्शन ऑफ परसेंट, मतलब 1% भी नहीं, उसका भी एक फ्रैक्शन ही सॉल्ट का निकालती है। तो जो उसकी बॉडी में सॉल्ट इकट्ठा होता जाएगा फिर उसके लिए हमने गिल्स को अडेप्ट करा, ठीक है। तो पानी में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी पानी की कमी, मतलब उनको भी थ्रेट है वाटर का, है ना। तो भले हमको लग रहा हो कि यार उनके तो दिन कितने अच्छे हैं, उनको चारों तरफ पानी से ही घिरे रहते हैं, है ना, तो वो पानी उनको ठीक है टेम्परेचर का एडवांटेज दे सकती हो, है ना, बट देयर लाइफ इज ऑलवेज, और दूसरी बात बेचारों को तैरते रहना पड़ता है कंटिन्यूसली, वो तो जाके बॉटम पे रेस्ट नहीं कर सकती ना, सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो देखिए होती कहाँ है, घूमती रहती है, चलते चलते सो जाती हूँ। ओके, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, the aquatic organism, the quality, that is the chemical composition, pH, chemical composition and the pH are threat, of the water become an important so chemical composition and the pH of the water become important. The salt concentration measured in the salinity in parts per thousand is less than 5% in inland water. 5 तो बहुत है, 5% तो बहुत ज्यादा है, वो तो आपको सांबर लेक के पानी में मिल सकता है ना, जबकि इट इज समवेयर अबाउट, इट इज लेस देन 1% जो हम पानी पीते हैं। कोई कोई जगहों का खारा पानी है जहाँ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और समुद्र में कितना है 30 से लेके 35%, और किसी किसी जगह अप टू 100%, अप टू 100% कहाँ मिलेगा। हाईली सेलाइन वाटर, हाइपर सेलाइन जिसको कहा, ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये आपको, ये कुछ लगून्स के नाम दे रखे हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पानी जो है मतलब छोटे वाटर बॉडीज के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, बैक वाटर, फिर वहां से पानी इवोपरेट होने लगता है। नाउ जब पानी बैक वाटर आया था हाई टाइड से, है ना, और पीछे जाके गड्ढों में भर गया, तो उसके साथ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स भी आ गए, एंड नाउ वाटर इज इवोपरेटिंग बट सॉल्ट्स आर नॉट इवोपरेटिंग, तो वो हाइपर सेलाइन हो जाता है, ठीक है। कई जगहों पे हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ पे जो जो सॉल्ट की खेती करते हैं, हमने सॉल्ट की भी खेती होती है ना। अगर आप कभी गोवा के कुछ इलाकों में वापी वगैरह में गए हो आप, तो आप वहाँ देखेंगे लोग जो है समुद्र का पानी खेतों में भर लेते हैं और क्यारियां बना लेते हैं, और फिर वो पानी जो होता है वो इवोपरेट होता रहता है और पीछे लास्ट में सॉल्ट बच जाता है। उस पानी के साथ में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स भी तो आए होंगे ना, ये थोड़ी है कि केवल पानी है यहाँ से। तो दे थ्राइव फॉर अ सर्टेन डेज, जब तक वो परसेंटेज बिल्कुल ही ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, तो ये अप टू 100% तक हो सकता है ना। नाउ सम ऑर्गेनिज्म अप टू 100% का मतलब उसमें पानी बचा ही नहीं है, पूरा सॉल्ट हो गया। सम ऑर्गेनिज्म्स कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ द सैलिनिटी, उनको हम कहेंगे यूरोहेलाइन।
वही सेम वर्ड आ गया, यूरी थर्मल, तो यहाँ यूरी हेलाइन। हेलो वर्ड जो होता है वो सॉल्ट के लिए होता है, हेलोजन सॉल्ट जनरेटिंग। हेलोजन जितनी भी गैसेज हैं, कौन कौन से गैसेज है, हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। तो ये जितनी भी गैसेज हैं, ये जितनी भी मेटल से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट पौधा पैदा करती है, तो इसलिए इनका नाम हेलोजन आया था। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड इसलिए आया यूरी हेलाइन, यूरी मतलब वाइड रेंज है ना, और हेलाइन मतलब सॉल्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ द सॉल्ट परसेंटेज है ना, एंड बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज। तो जो नैरो रेंज वाले हैं वो क्या कहते हैं, स्टेनो हेलाइन है। तो स्टेनो मैंने आपको कल बताया था, स्टेनो किसको कहते हैं, जो शॉर्ट रेंज जो है ना, जो छोटे मतलब किसी चीज को छोटा करके लिखते हैं उनको हम स्टेनो कहते हैं। तो यहाँ स्टेनो हेलाइन मतलब जो कम सॉल्ट के अंदर। Many freshwater animals cannot live for long in the sea. अभी याद हो आपको 11th क्लास में हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था, और वहां पे पढ़ा था हमने कि वो हैगफिश होती है, हैगफिश, वो हैगफिश होती है, वो अंडे देने के लिए नदी में आ जाती है, समुद्र की मछली, और उसके बाद मर जाती है। मतलब देखो, मतलब कितना बड़ा त्याग है, बच्चे देने के लिए बेचारे ने अपनी जिंदगी खो दी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। जितने भी सीजनल प्लांट है वो भी तो यही कर रहे हैं, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, जितने भी सीजनल प्लांट आपको जितने भी बाजार में सब्जियां मिल रही हैं, सब सीजनल है। एक बार फल आया उसके बाद ये पेड़ सूख जाते हैं। तो एक बार रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी एम, है ना। ऐसे वो है जो कि मतलब जिंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करें, है ना। तो ये हैगफिश क्या होती है, जब तक रिप्रोडक्शन नहीं है तब तक समुद्र में घूमते रहो। जब इनको अंडे देने होते हैं तो नदियों में आ जाती है, नदियों में आने के बाद दे कैन नॉट सर्वाइव, तो अंडे दो और मर जाओ, और ये अंडे फर्टिलाइज होंगे, इनके बेबीज बनेंगे। तो जैसे ही वो बेबीज बनते हैं थोड़ा टाइम वो वहां रह सकते हैं, देन वो बहते पानी के साथ में समुद्र में पहुंच जाते हैं, एंड दे लिव देयर, सो दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर आप क्या कहते हैं सी फिश को लाके अपने एक्वेरियम में पालेंगे तो नहीं चलेगी, ठीक है। आपको उसके लिए क्या है, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन द सी वाटर एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी वैसे है, सी फिश कैन नॉट लिव इन द फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर फिश, कारण मैंने आपको बताया, दोनों फिश को अपने अपने हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा। जहाँ फ्रेश वाटर फिश है उनकी किडनीज अच्छी होनी चाहिए टू एलिमिनेट एक्सेस ऑफ, मतलब उनकी किडनी ज्यादा अच्छी होने की जरूरत नहीं है, उनको केवल पानी को एलिमिनेट करना। बट एट द सेम टाइम जो समुद्र की मछलियां हैं, क्योंकि उनके लिए वाटर इज अ थ्रेट, वो पानी अगर ऐसे निकालोगे, वो पानी तो उनके बॉडी से बाहर जा रहा है, तो वो पानी पी रही, तो उनको सॉल्ट एलिमिनेट करना मेजर काम है, पानी को रोकना है। तो दे किडनी आर वेल अडेप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर। चलिए, सो ये हो गया। So because the optimistic, osmotic problem they would face. So I think this is clear to you. छोटा सा पैराग्राफ था, हमने इसको पढ़ने में आधा घंटा लगा दिया, है ना। तो लाइट के लिए मैं नेक्स्ट मीटिंग चालू करता हूँ, क्योंकि फिर बीच में बंद होगी, क्या पड़ेगा। चलिए, तो हम पानी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं थर्ड फैक्टर, दैट इज लाइट। अगर हम सोर्स देखें लाइट का और टेम्परेचर का तो साथ ही होता है ना। द अल्टीमेट सोर्स इज सनलाइट, सनलाइट गिव्स बोथ द टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी एंड सन एनर्जी, सॉरी लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो हीट को तो हमने पढ़ लिया पहले टेम्परेचर में अलग नाम से, है ना। और अब हम पढ़ेंगे लाइट। तो हमको क्लियरली मालूम है कि लाइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस। वी कैन नॉट इमेजिन फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट। हमारा 10th क्लास में पहला एक्सपेरिमेंट ही था फोटोसिंथेसिस का, लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए लाइट जरूरी है, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए लाइट जरूरी है, माइग्रेशन के लिए लाइट जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हम लोगों को दिखेगा कैसे, तो हम हाउ विल वी कैच फूड अगर लाइट नहीं होगा, ठीक है। हाउ विल बी, देयर आर सम एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो सब लाइट से ही होते हैं। टेम्परेचर एंड लाइट टू फैक्टर्स है जो उनकी बॉडी के अंदर जो सीजनल ब्रीड करते हैं।
तो दे आर डिपेंडिंग ऑन द लाइट एंड दिस थिंग। हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा है, अगर आपको क्लास 11th का 11th चैप्टर याद है तो हमने वो पढ़ा है कि मतलब लाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से रिप्रोडक्शन करेंगे। कुछ प्लांट होते हैं वो शॉर्ट डे वाले होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं। उल्टा पढ़ा था फिर हमने उसको कि नहीं, वो डे की लाइट लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की नाइट। तो लॉन्ग नाइट एंड शॉर्ट नाइट वाले प्लांट। तो जो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल एक्टिविटीज, है ना। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना लाइट के लाइफ सस्टेन कर सकती है। अच्छा, आपको यहाँ पे जो एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो 4 फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, उसके बाद हमने वाटर पढ़ लिया, और लाइट अभी हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट में हम सॉइल पढ़ेंगे। ये 4 जो चीजें हैं ना, ये अर्थ के ऊपर सबसे सूटेबल है। दैट इज व्हाई लाइफ इज एग्जिस्टिंग ओनली ऑन अर्थ। ऑक्सीजन नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। तो लाइफ के सस्टेनेंस के लिए सबसे ज्यादा, जब हमने मिशन भेजा मार्स पे, तो हम क्या ढूंढ रहे थे वहां? ये तो बात पक्की थी कि वहां एयर तो है नहीं, लेकिन हम ढूंढ रहे कि पानी है क्या। एटलीस्ट इफ वाटर इज देयर तो वी कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। पर अर्थ को सबसे सूटेबल क्या बना रहा है? अर्थ को सूटेबल पहली बात तो ये 4 चीजें हैं, एयर भी है, 5वीं चीज एटमॉस्फेयर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो सन से जो डिस्टेंस है वो है, सीजन्स हैं। जो हमारा जो एक डे है, डे लेंथ केवल 24 डे आवर्स का होता है एक दिन। तो ये सारी चीजें जो है अर्थ को सबसे सूटेबल बना देती है। मान लीजिए हम किसी प्लेनेट पे चल जाएं जहाँ एक दिन जो है वो 400 दिन के बराबर हो, है। अलग अलग प्लेनेट के अंदर अलग अलग है, उनकी रोटेशन की स्पिनिंग की जो जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो किसी में डे कितने टाइम का होता है, किसी में बहुत छोटा है, किसी में बहुत ज्यादा लंबा है। अगर ये तो आपको देखना होगा, चार्ट मिल जाएगा आपको किसी गूगल पे किसी जगह पे, द प्लैनेट्स एंड क्या कहते हैं डिफरेंसेस ऑफ द प्लैनेट्स, आप देख लेना। तो उसमें आपको साइज मिल जाएगी, आपको उसकी ग्रेविटी मिल जाएगी, उसकी सन से डिस्टेंस मिल जाएगी, उसकी डे लेंथ मिल जाएगी, आपको टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर का रेंज मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेस वगैरह मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा। तो अर्थ की जो डिस्टेंस है ना सन से, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके कारण क्या, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं। लेकिन अगर कोई प्लेनेट जैसे जैसे अर्थ सन के पास जाते जाएंगे वो तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, और जो दूर चले जाएंगे वहाँ वो ठंडे से रहेंगे। तो वहाँ तो सब जीरो भी हो सकता है टेम्परेचर। तो अर्थ जो है वो बहुत कई मायनों में और सभी मायनों में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इन 4 फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। तो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी हो गया। बिना फोटो मतलब बिना लाइट के फूड नहीं बन सकता। अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। We can quickly understand the importance of the light on the living organism, particularly autotrophs, क्योंकि ऑटोट्रॉप जो हैं वो उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी 2 होते हैं, या तो वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे या केमो ऑटोट्रॉप होंगे। केमो ऑटोट्रॉप है ही कितने, मुट्ठी भर स्पीशीज हैं, और वो सब के सब माइक्रोस्कोपिक है, तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कोई बहुत बड़ा। अगर हम मानते हैं कि पूरी दुनिया की एनर्जी का कितना परसेंटेज जो है और वो केमो ऑटोट्रॉप बनाते होंगे, तो वो कुछ फ्रैक्शंस में बनाते होंगे, 0.000 सब परसेंटेज, ठीक है। तो उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो मेजर स्पीशीज, many species of the small plants, herbs and shrubs growing in the forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by the tall canopy trees, ठीक है। इसके बारे में हम आगे फिर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो वो जो छोटे छोटे हर्ब्स एंड श्रब्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, दे आर नॉट गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। तो वो बेचारे वो जो बड़े बड़े, अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे तो आपको मिल जाएंगे घास फूस, सबको लाइट मिल रही है, लेकिन आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो वो मतलब टॉल कैनोपी ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके पत्ते मतलब वो सारी लाइट को ऊपर ही ट्रैप कर लेते हैं, तो नीचे तक केवल डिफ्यूज लाइट आती है, ठीक है। और ये जो प्लांट है वो उस लाइट के अंदर ही, आपके घर के अंदर मनी प्लांट आपने रख रखा, सेवरल प्लांट्स व्हिच यू कीप इन द ड्राइंग रूम, you are not exposing them to the sunlight. There are number of plants which are kept in the aquarium. वो ट्यूबलाइट की रोशनी से अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं वो ठीक है, वो छोटे रह जाएंगे, ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। इफ द सेम प्लांट इज केप्ट इन द पॉट एंड इन द सन, तो दे विल ग्रो वेरी रैपिडली। मनी प्लांट पूरा का पूरा फैल जाता है लंबे चौड़े इलाके में। लेकिन अगर आपने एक बॉटल के अंदर डाल के कमरे के अंदर रख दिया है, एक छोटे से गमले में लगा के कमरे में रख दिया, तो उनकी ग्रोथ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि उनको कम लाइट मिल रही है, कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कम फोटोसिंथेसिस छोटा छोटे ही रहेंगे, वो ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे।
पर that means they can survive even in the low या poor light condition. Many plants are adapted or dependent on the sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. अब ये नया टर्म आया photoperiod. मैंने अभी आपको बताया था लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे. फोटो पीरियड के आगे आप याद करने के लिए लिख लीजिए कि लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट. अपना आप याद आ जाएगा. कुछ प्लांट्स होते हैं जब गर्मियां आती है, जब दिन की लंबाई बढ़ जाती है, तब वो फ्लावर करते हैं. चाहे वो मैंगोज हो, चाहे खरबूजे हो, तरबूज हो, और भी कितनी सारी चीजें मिलती हैं जो ककड़ियां मकड़ियां ये सब जो होती है, कुकुरबिटेसी के जितने भी प्लांट्स है, ये सारे के सारे जो है वो आपको गर्मियों डे की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए. लॉन्ग डे प्लांट रहेंगे ये. जबकि अब जो विंटर्स आएंगे तो आपको कई सारे प्लांट, अब बहुत सारे फल फूल आएंगे सर्दियों में. वी पेशेंटली वेट फॉर विंटर्स. ठीक है. मस्टर्ड आएगा अभी, है ना. सरसों, तो सरसों के साग खाएंगे हम, है ना. पालक, मेथी, और क्या नाम से मटर. और मटर तो गली गली में, मतलब ठेला भर भर के मटर बेच रहा होगा. टमाटोज खैर ऐसे प्लांट हो गए जिनको आप साल भर उगा सकते हैं. ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, अच्छा ये मत सोचिए कि आपको बाजार में जो सब्जियां मिल रही है वो सीजन के हिसाब से मिल रही है. कई सब्जियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ नहीं उग रही होती, लेकिन कई दूसरी जगहों से आ जाती है. ठीक है. तो फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर फ्लावरिंग बट ऑल्सो फॉर जर्मिनेशन. ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट जो है जर्मिनेट तभी होंगे जब पर्टिकुलर टाइप की लाइट कंडीशन को मिलेगी. फॉर मेनी एनिमल टू लाइट इज इंपॉर्टेंट एज दे आर डायूरिनल और सीजनल वेरिएशन. ठीक है. उनके अंदर जो उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो उनका माइग्रेशन हो रहा है, या कुछ उनका शेडिंग ऑफ सम पार्ट्स होते हैं, किसी में क्या कहते हैं स्किन निकल जाती है, या कुछ और टाइप की चीजें, वो सब जो है लाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तो इनफैक्ट सब भी लाइट पे डिपेंड करती है. अगर आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे सिंस ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एक्सपोज टू द लाइट, वो लोग ऐसे हो गए उनकी लाइफ पर टॉल बिल्डिंग्स, कभी घर के अंदर लाइट नहीं आ रही. ठीक है. आ भी रही है तो उन्होंने पूरे ब्लाइंड्स लगा रखे हैं, घर के अंदर लाइट नहीं घुसने देते हैं. एसी हर जगह. मतलब हमारे यहाँ पे एसी केवल ठंडा करने के काम आ रहा है. उनके जो है वो ड्यूल नेचर होते हैं, वो सर्दी में गर्म और गर्मियों में सर्दी दोनों काम कर रहे हैं. नहीं तो फिर उनके पास जो भी रेडिएटर्स रहेंगे सर्दी के लिए, तो वो घर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रखे हैं 18 डिग्री सेल्सियस. जो आपने पढ़ा है ना वो STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना मानते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है? 17.5 डिग्री सेल्सियस, है ना. मतलब वो बरसों से वही चल रहा है. मतलब अंग्रेजों ने वो टेम्परेचर, हम तो अंग्रेजों के तो उन्होंने पढ़ लिया तो हमको तो वही पढ़ना पड़ेगा जो उन्होंने पढ़ा दिया. ठीक है. तो STP के हिसाब, मतलब वो तो उनके घरों के यही टेम्परेचर रहता है, उन्होंने फिक्स कर दिया. आप किसी भी होटल में जाते हैं तो डोर के पास में एक डायल मिलेगा, बस आप उसको घुमा दीजिए. वाटर कारों में आजकल सब में ऑटोमेटिक क्लाइमेटाइजर आ गया, हम उसको सेट कर देते हैं कि भाई 21 डिग्री सेल्सियस, तो कार के अंदर का टेम्परेचर 21 रहेगा. सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं. ठीक है. तो वहां पे जो है लोग बाग ऐसे हो गए है, तो घरों के अंदर भी कांस्टेंट टेम्परेचर आर्टिफिशियली, कारों के अंदर भी आर्टिफिशियली, मेट्रो जाओ तो मेट्रो में भी, शॉप्स में जाओ, स्कूल्स में जाओ, सब जगह यही. तो बच्चे एक्सपोज नहीं हो रहे सन से, तो उनकी बॉडी जो है वो कूल हो रही है. उनका हाइपोथैलेमस को पता ही नहीं पड़ रहा है वो कितने साल का हो गया बच्चा. ठीक है. मुझे आ रही तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही है. किसी को गायनेकोमेस्टिया हो गया, 8 साल की बच्ची है और पूरी तरह से डेवलप हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गए, किसी में नहीं हो रही है. सारी चीजें देख, तो हम अगर नेचर के साथ फर्जीवाड़ा करेंगे तो ऐसे ही होगा. ठीक है. तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये हो गया ना. इन द लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, दैट इज फोटो पीरियड. एज ए क्यू फॉर एनिमल्स फॉर फॉरेजिंग, कब चरने जाना है. कुछ एनिमल नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात को आएंगे खाना खाने के लिए. कुछ एनिमल डे वाले होते हैं, वो दिन में जाएंगे. तो ये फॉरेजिंग जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है. रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज, तो इन तीनों के लिए, चाहे वो फॉरेजिंग के लिए हो, खाने पीने के लिए, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए हो, चाहे माइग्रेशन के लिए, तो ये जो है वो उसके लिए भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है. अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन द लैंड क्लोजली लिंक्ड टू द टेम्परेचर, क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही है ना. जो लाइट का सोर्स है उसी के अंदर इंफ्रारेड रहती है, वो हीटिंग का सोर्स है. तो टेम्परेचर, सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ. बट डीप 500 मीटर के नीचे वाले जो समुद्र के प्राणी हैं उनको कुछ पता भी नहीं है कि सूरज भी कुछ है.
चांद और तारे दूर की बात, दे नो अबाउट नथिंग अबाउट द सेलेस्टिकल बॉडीज, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे लाइट जाती ही नहीं। In the ocean, the environment is perpetually dark, and its inhabitants are not aware of existence of any celestial source of energy such as sun. तो अब ये यहाँ पूछा, what is their source of energy? What is their source of energy? चलिए यही सोच के बताइए। जहाँ लाइट नहीं पहुंच रही तो फिर वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ से आएगी? हमने कहा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, वहां तो लाइट आ ही नहीं रही है। कोई है क्लास में? नन ऑफ द कीमोफोटोसिंथेसिस। केमोफोटोसिंथेसिस, ठीक है, केमोफोटोसिंथेसिस मिलेंगे हमको बॉटम में, समुद्र के बॉटम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। बट ज्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना समुद्र के अंदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द, वो जो ऊपर के कुछ मीटर रहते हैं 10 मीटर तक के, उसके अंदर मिलने वाले प्लांट्स जो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उसी को खा रहे हैं, उससे गुजारा करते हैं। पूरे समुद्र की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस इन दैट शॉर्ट रेंज ऑफ 10 मीटर डेप्थ। वहीं पे जो भी एल्गी वगैरह मिल रहे हैं, चाहे वो रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या ग्रीन एल्गी हो, जो भी है, उन्हीं को वो खाते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और फिर उनको दूसरे खा जाते हैं, उनको तीसरे खा जाते हैं, फिर उनके मरे हुए जानवरों की बॉडी नीचे आ जाती है, उनको नीचे वाले खाते हैं, और सबसे नीचे वाले सभी मरी हुई चीजें खाते हैं, ठीक है। तो ये 500 मीटर के नीचे वाले जो होंगे ना, वो उनको कोई प्लांट खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्लांट तो ऊपर ही रहते हैं। तो ये जो है दूसरे जानवर आते हैं, उन्हीं को ऊपर फीड, ये सारे के सारे कार्निवोर रहेंगे वहां पे, या तो कार्निवोर है या स्कैवेंजर। तो जो नीचे वाले जानवर हैं उनको धूप नहीं मिलती तो क्या ऊपर नहीं, धूप की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही रहता, उनकी बॉडी अडेप्ट हो गई वैसे। उनकी बॉडी का अडेप्टेशन पढ़ने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा, हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां इतना प्रेशर है कि हम जा नहीं सकते उतनी गहराई तक, ठीक है। मतलब अगर मैं, आपने वो ब्लड प्रेशर मेजर करने का वो कभी करा है कभी? यस सर। हाँ, तो जब उसके अंदर हवा भरती है तो जब वो दबा देता है ना, जैसे वैसे अगर हम यस सर। समुद्र में चल जाएंगे कुछ गहराई पे, तो हमारे को जो पानी है वो उनको चारों तरफ से वैसे ही दबाएगा। क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्यादातर केस में हम जो हाइड्रोजन के बलून बनाते हैं वो थोड़ी ऊपर पे जाके फूट जाते हैं, क्यों? सर लेस प्रेशर की वजह से है? सर, वहाँ ऊपर की तरफ लेस प्रेशर रहता है, और फिर जो बलून के अंदर एयर होती है वो मोर प्रेशर देती है, शायद ऐसे कुछ था। हाँ, ऊपर जो है वो प्रेशर कम है, सराउंडिंग गैसेस जो है वो बहुत कम है। तो ये जो बैलून जिसके अंदर हमने हवा भरा था, जब वो जमीन पे है तो चारों तरफ हवा है, तो उसको वो दबा के रखती है हवा, और वो मान लीजिए इतना बैलून है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो फैलता जाएगा, और एक लिमिट के बाद में क्या होगा, फूट जाएगा, ठीक है। आप एक बलून में हवा भरिए, और अगर आपके पास कोई मेजर है बराबर नापने का, तो आप उसमें उसको नाप लीजिए बाहर से उसका डायमीटर, और उसके बाद उसको ले जाइए पानी के अंदर कुछ गहराई तक, और वहां पे जाके आप नापिए, वो सिकुड़ गया होगा, क्योंकि जो चारों तरफ का पानी है उसको दबा रहा होगा, स्क्वीज कर रहा होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे गहराई पे जाते जाएंगे, हमारे को पानी जो है स्क्वीज कर रहा होगा, ऐसा लगेगा जैसे हमको शिकंजे के अंदर दबा करके या चारों तरफ रस्सियां लपेट के किसी ने खींच दिया, ठीक है। तो वही हाल होगा, और हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस तो पानी में वैसे भी नहीं लेते, लेकिन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट स्टडी ऑल दोज थिंग्स। उसके लिए हमको स्पेशल डिवाइसेस बनानी पड़ती हैं, उसमें जाना पड़ता है। ओके, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? तो मैंने बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस जो ऊपर के लेवल में हो रहा है, वही फूड जो है नीचे तक आता है। द spectral quality of the solar radiation is also important for life. The UV component of the spectrum is harmful for many organisms, while not all colors components are visible of the visible spectrum available to the marine plants living in the different depth of the ocean. ठीक है, ये लिख रहा है यहाँ पे, among the red, green and brown algae inhabit in the sea, which is likely to found in the deepest water and why? तो रेड एल्गी जो है वो रेड कलर क्यों है? बिकॉज वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यही कारण हो।
जो कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर। तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। तो रेड एल्गी होंगे वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक जाती है। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो ब्राउन एल्गी आपको ज्यादा गहराई तक मिल जाएगी। ये आपको थोड़ा लॉजिक है, थोड़ी सी फिजिक्स है इसके अंदर, थोड़ी सी बायो। ठीक है, कितना टाइम बचा? हो गया टाइम, क्या 2 मिनट के लिए क्या नया टॉपिक शुरू करो? तो आपको समझ आ गया मतलब कैसे लाइट जो है किसी भी चीज को क्या कहता है लिविंग बीइंग के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमने पढ़ लिया। समुद्र के नीचे जब बिल्कुल अंधेरा है तो वहाँ एनिमल्स कैसे रहते हो? कैसे दिखता है? दिखना तो दूर की बात है, वहाँ दिखता है। सर उनके आगे कोई बल्ब जैसा वैसे लगा रहता है सर, वो एंजिल फिश होती है शायद नीचे की तरफ। क्या है? लाइट लगी रहती है उनके आगे? ओके, किसी किसी एनिमल के नहीं सर, अंदर मतलब जो है उनका वो कुछ रहता है। किसी किसी एनिमल में टेंडेंसी है कि वो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस सब कहते हैं उसको। और बायोल्यूमिनेसेंस जो है सबसे ज्यादा हमको मिलती है सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा के अंदर। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि समुद्र में रहने वाले टिनोफोरा और सिलेंट्रेट जो है उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब वो लाइट एमिट करते हैं। तो वो जो समुद्र के अंदर गहराई में, क्योंकि ये तो सीडेंट्री एनिमल से चिपक जाते हैं रॉक के ऊपर, तो ये वहां पर रहते हैं कोरल्स, और वो लाइट भी एमिट करते रहते हैं। चलिए, सॉइल के सर बारे में एंगुलर फिश। कौन सी फिश? सर वो एंगुलर फिश होती है ना सर, उसके आगे की तरफ रहता है सर, उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं सर, वो थोड़ी बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है। वो कोई कॉमन नेम हो गया, दुनिया बहुत बड़ी है, सबको कौन जानता। ओके चल, गुड डे। हम कल सॉइल के बारे में पढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू सर।